क्योंकि वहाँ हुआ क्या था कि साहूजी महाराज को शासक बनाने के पीछे बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो यहाँ पे साहूजी महाराज सोचता था कि यदि यह मेरे को शासक बना सकता है तो यह मुझे शासक पद से हटा भी सकता है। ठीक है, तो अतः इसे कुछ ऐसा पद देना चाहिए, कुछ ऐसा कार्यभार देना चाहिए जिससे यह कभी भी मेरे खिलाफ विद्रोह न करे और आने वाले समय में मुझसे या मेरे साथ इसका कोई वैमनस्य न हो और यह मुझे सत्ता से हटा भी न सके। ओके, यही कारण है कि बालाजी विश्वनाथ को ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को साहूजी महाराज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साहूजी महाराज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साहूजी को पढ़ा है। ठीक है, साहूजी महाराज द्वारा बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बना दिया गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, पेशवा जो पद है वह शिवाजी के ही समय से चला आ रहा था, क्योंकि जो शिवाजी के समय में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था जिसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उस अष्ट प्रधान में ही पेशवा का पद हुआ करता था। ठीक है, और यह जो पेशवा का पद हुआ करता था अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साहूजी महाराज द्वारा जब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया तो यह भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पेशवा पद तो बहुत पहले से चला आ रहा था। आखिर यहाँ से पेशवा प्रथा की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्यों कहा जाता है कि यहीं से पेशवा प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था कि जो साहूजी महाराज था, मैंने पहले ही बताया कि इसने अपने सत्ता के डर से, सत्ता के लालच से बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया, यानी इसे महत्वपूर्ण पद दिया। परंतु यहाँ पर जो साहूजी महाराज था यह एक भोग विलासी व्यक्ति था, क्योंकि यह बहुत दिन जेल में रह चुका था। ठीक है, और मुगलों की कैद में रह चुका था 1689 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यानी लगभग 18 साल। अब इसका जो मन है भोग विलास में बहुत ही ज़्यादा लगता था। यह चाहता था कि जो भी साम्राज्य के कार्य है, ठीक है, युद्ध हो गया या आर्थिक गतिविधियाँ हो गई या सैन्य गतिविधियाँ हो गई या जो सैन्य अभियान चलाए जाते हैं शासकों द्वारा, उसमें यह चाहता था कि कहीं भी मैं भाग नहीं लूँ। ठीक है, और जो मेरा प्रतिनिधि है बालाजी विश्वनाथ, जिसे मैं पेशवा बनाया हुआ हूँ, यही सारे कार्यभार संभाले। ठीक है, और यदि शासक के सारे कार्यभार इस पेशवा को ही दे दिए जाएंगे, ठीक है, यानी बालाजी विश्वनाथ को ही दे दिए जाएंगे, तो यह कभी भी मेरे खिलाफ आंख उठा के भी नहीं ताकेगा। ठीक है, क्योंकि उसे तो मैं यहाँ पे संतुष्ट कर दे रहा हूँ, और यदि बालाजी विश्वनाथ संतुष्ट हो जाएगा तो आखिर वह सत्ता की प्राप्ति क्यों चाहेगा। ठीक है, और यही कूटनीतिक चाल चली गई साहूजी महाराज द्वारा। ठीक है, परंतु यह साहूजी की बहुत ही महत्वपूर्ण गलती साबित हुई, क्योंकि यही उनकी गलती थी कि जो पेशवा पद हुआ करता था उसे बहुत ही ज़्यादा अधिकार मिल गया, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी हो गई और धीरे धीरे उनका वर्चस्व इस कदर कायम हो गया मराठा साम्राज्य पे कि आने वाले समय में जो मराठा शासक का पद हुआ करता था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और जो पेशवा हुआ करते थे, ठीक है, वही मराठा शासक बन गए। ठीक है, यानी कहने के लिए बस उनका नाम मात्र था पेशवा, मगर मराठों का जितना भी कार्यभार था वह कौन संभाला करते थे? पेशवा। ठीक है, यही कारण है कि जैसे ही पेशवा के अधिकारों में 1713 ईस्वी में वृद्धि की गई, वहां से जो पेशवा थे, ठीक है, उनका एक क्रम चलने लगा। जिस तरह से शासक वंशानुगत होते थे उसी तरह से पेशवा भी वंशानुगत होते चले गए और धीरे धीरे उनके अधिकारों में और वृद्धि होती गई और अंततः गतवा यह जो पेशवा हुआ करते थे यही मराठा शासक के तुल्य हो गए। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ से पेशवा पद को पेशवा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई शासक चाह कर भी पेशवा पद को समाप्त नहीं कर सकता था और न ही इसके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी कर सकता था। ठीक है, और न ही इनके कार्यों में किसी भी प्रकार का वह दखल भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रथम जो मराठा पेशवा है वह कौन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पेशवा प्रथा की जब शुरुआत हुई तो प्रथम मराठा पेशवा कौन बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ से, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप। बालाजी विश्वनाथ का जो शासन काल है या जो पेशवाई काल है वह है 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
ये देखिए जो बालाजी विश्वनाथ है यही प्रथम मराठा पेशवा बनाया जाता है 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में प्रथम मराठा पेशवा, प्रथम मराठा पेशवा, ठीक है। देखिए कौन बनता है, बालाजी विश्वनाथ। ओके दोस्तों, देखिए अब क्या होता है। ये तो रहा हमारा प्रथम मराठा पेशवा, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों यहाँ पे तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि बालाजी विश्वनाथ के समय से ही, ठीक है, भारत में या मराठा क्षेत्र में पेशवा प्रथा की शुरुआत होती है, ठीक है। यह जो बालाजी विश्वनाथ था यह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। और इसी के कार्यकाल में, इसी के शासनकाल में 1719 ईस्वी में दिल्ली का समझौता हुआ, ठीक है, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता। ओके दोस्तों, यह जो दिल्ली समझौता था यह बालाजी विश्वनाथ, ठीक है दोस्तों, और सैयद बंधुओं के बीच हुआ कर, सैयद बंधु, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके पीछे एक इतिहास है, ठीक है, कि जब फर्रुखसियर को यह समझ में आ चुका था कि सैयद बंधु अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके मुगल बादशाह बनाया करते हैं, ठीक है, और जैसे ही उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है वे शासकों को हटा दिया करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जो सैयद बंधु जिस स्वार्थ से फर्रुखसियर को शासक बनाए थे, अब वह स्वार्थ धीरे धीरे फर्रुखसियर को नजर आने लगा था, ठीक है। और जैसे ही उसको यह पता चला कि सैयद बंधुओं को मेरे यानी मुझे शासक बनाने के पीछे उनका ही एक निहित स्वार्थ है, तो फर्रुखसियर जो था अब सैयद बंधुओं से दूर रहने की कोशिश करने लगा, ठीक है। यानी जो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के साथ प्रत्येक दिन बिताता था, वही फर्रुखसियर अब सैयद बंधुओं से मिलने में भी कतराने लगा। तो फर्रुखसियर की इस गतिविधि से जो सैयद बंधु थे बहुत नाराज हुए और वे सोचने लगे कि फर्रुखसियर जो है वह हमारे जो कूटनीतिक चाल है उसको समझने में सफल हो गया है, और यदि जल्द ही उस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, उस पर लगाम स्थापित नहीं किया जाएगा, तो यह फर्रुखसियर हमारे ही विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच देगा और हम लोगों को मार करके, और यह मुगल सत्ता का सर्वे सर्वा बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सैयद बंधु यह नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का स्वतंत्र डिसीजन फर्रुखसियर ले सके, ठीक। और फर्रुखसियर की इन्हीं गतिविधियों से नाराज होकर जो सैयद बंधु थे, फर्रुखसियर के किसी भी प्रकार के षड्यंत्रकारी कदम आगे बढ़ाने से पहले इन्होंने स्वयं वह कदम आगे बढ़ाया, ठीक है। और उन्होंने जो प्रथम मराठा पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ एक समझौता किया, ठीक। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस दिल्ली समझौता में दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई, ठीक है। पहला सैयद बंधुओं के द्वारा और दूसरा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, ठीक। यहाँ पे शर्तें यह थी, ठीक है, सैयद बंधुओं के द्वारा कहना था, ठीक है, कि आप फर्रुखसियर का तख्ता पलट कराने में हमारी मदद करिए, ठीक है। तो इसके संबंध में बालाजी विश्वनाथ की भी कुछ मांगे थी, ठीक है। जैसे इनका कहना था कि यदि आपका यह कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है, उस कार्य को मैं पूरा करा देता हूँ, तो आपको भी मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, ठीक है। वह शर्तें थी कि जब मेरे द्वारा दिल्ली पे आक्रमण किए जाएंगे, ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य पे आक्रमण किए जाएंगे, तब आपको मेरे अभियान में मदद करनी होगी, ठीक है। और दूसरा शर्त यह था कि इतना ही नहीं, ठीक है, इतना ही नहीं, शिवाजी द्वारा जितने भी मुगल किलों पे आधिपत्य स्थापित किया गया था, ठीक है, जितने भी मुगल क्षेत्र पे विजित किए गए थे, वे सभी क्षेत्र और वे सभी किले पुनः मराठों को वापस कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे तो सैयद बंधुओं के निहित स्वार्थ थे, ठीक है, वे किसी भी तरह करके फर्रुखसियर को मुगल सत्ता से पदच्युत करना चाहते थे, और यही कारण है कि इतनी शर्मसार कर देने वाली संधि पर भी सैयद बंधुओं ने हस्ताक्षर कर दिया या सहमति प्रकट कर दी।
ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पे मराठों को बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है और शिवाजी द्वारा जितने भी विजित प्रदेश थे, ठीक है, उन सभी को पुनः मराठों को वापस करने पर सहमति हो जाती है। यह मराठों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यही कारण है कि इसे मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे ही मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता में जो शर्त मंजूर की जाती है, ठीक है, कि शिवाजी द्वारा विजित जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी किले हैं, वे सभी पुनः मराठों को वापस कर दिए जाएंगे। यह जो अधिकार दिए जाते हैं, यह जो अधिकार की बात की जाती है मराठों के लिए, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार साबित होता है मराठों के लिए। यही कारण है कि इसे मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा दिल्ली समझौता, ठीक है, और वैसा हुआ भी। दिल्ली समझौता जो हुआ था 1719 ईस्वी में, उसके उपरांत जो बालाजी विश्वनाथ हैं, उन्होंने 1719 ईस्वी में ही फर्रुखसियर का तख्ता पलट करा दिया और फर्रुखसियर को मौत का घाट उतार दिया गया, जिससे सैयद बंधुओं को अगला शासक बनाने में आसानी हुई। ठीक है, और मराठों को जितने भी शिवाजी द्वारा विजित मुगल प्रदेश थे, ठीक है, उन सभी को मराठों को पुनः वापस कर दिया। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं थी किसके समय की? तो बालाजी विश्वनाथ के समय की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग इसे नोट नहीं किए होंगे तो कृपया करके इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को रिवीजन में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले मराठा पेशवा को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मराठा पेशवा कौन हुआ? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और अगला मराठा पेशवा उसी का पुत्र बाजीराव प्रथम होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो आप लोग बाजीराव प्रथम से, बाजीराव फर्स्ट से अवश्य ही परिचित होंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, हम लोगों ने पहले मराठा पेशवा को देख लिया। अब दूसरा जो मराठा पेशवा है वह है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। ठीक है दोस्तों, बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम। ओके, देखिए, जिस समय बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है 1720 ईस्वी में, ठीक, उसी समय उसका जो पुत्र रहता है बाजीराव प्रथम, इसकी आयु मात्र 19 वर्ष की रहती है। ठीक है, और 19 वर्ष की ही अवस्था में बाजीराव प्रथम को, ठीक है, मराठा पेशवा बनाया जाता है। और जो मराठा पेशवा का पद हुआ करता था वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि पहले तो यह प्रधानमंत्री हुआ करते थे पेशवा, परंतु साहू जी ने 1713 ईस्वी में पेशवा प्रथा की शुरुआत करते हुए पेशवाओं को शासक के समतुल्य कार्यभार दे दिए। ठीक है, यानी शासक का जितना भी कार्य हुआ करता था उन सभी को किसे सौंप दिया गया? पेशवा प्रथा को। यानी शासक को यदि कोई भी कार्य करने का मन न करे तो वह कार्य कौन करता था? पेशवा। ओके, यानी यह जो बाजीराव प्रथम है इसका कार्यकाल रहता है 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी। ठीक है, यह जो है 1720 ईस्वी में मराठा पेशवा बनता है। ठीक है, मराठा पेशवा बनता है और यह कितना नंबर मराठा पेशवा था? सेकेंड। ठीक है, यह दूसरा लिख दे रहा है। ठीक है, दूसरा मराठा पेशवा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, यह जब बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा बनता है
तो शुरू में तो मराठों को कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, ठीक है, कि जो इतना महत्वपूर्ण पद हुआ करता है पेशवा का, ठीक है, भला यह 19 वर्ष का बच्चा इस पद को कैसे संभाल पाए, ठीक। परंतु जो बाजीराव प्रथम थे यह अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र साबित हुए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कभी भी मराठा शासक को निराश नहीं होने दिया और न ही मराठों को यह कहने का मौका दिया कि साहू जी आपने जो कार्य किया वह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 19 साल का जो बच्चा है यह कभी भी मराठा साम्राज्य को नहीं संभाल सकता है। यह बाजीराव जो प्रथम थे यह बहुत ही योग्य सेनापति थे, ठीक है। और जो बाजीराव प्रथम थे शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध पद्धति में दूसरा सबसे निपुण मराठा थे, ठीक है, क्योंकि शिवाजी के समय में हम लोग देख रहे थे कि शिवाजी के अलावा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति में उनको टक्कर दे सके। परंतु यह जो बाजीराव प्रथम दूसरा मराठा पेशवा हुआ तो इसमें भी वैसे गुण मौजूद थे, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो बाजीराव प्रथम था यह शिवाजी के बाद दूसरा सबसे निपुण मराठा था। ओके दोस्तों, यानी यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट होगा शिवाजी के बाद दूसरा सबसे निपुण मराठा था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसके संबंध में जो मैंने पहले एक कथन बताया है कि योग्य पिता का योग्य पुत्र, ठीक है, तो यह जो बात है यह कथन जो है यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के संदर्भ में कहा गया है कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ठीक है। तो यह जो कथन है बाजीराव प्रथम के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। योग्य पिता का योग्य पुत्र, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यह जो बाजीराव प्रथम था जितना भी मराठा शासक जितने भी मराठा पेशवा हुए उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो मराठा पेशवा है वह बाजीराव प्रथम हुआ, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, तो जो बाजीराव प्रथम है इसने कुल 40 युद्धों में विजय हासिल किया था, ठीक, 40 युद्धों में विजय हासिल किया था। ऐसा पहली बार हुआ था मराठों के संदर्भ में कि कोई मराठा पेशवा 40 युद्धों में विजय प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो विजय अभियान है वह इसके पेशवा बनते ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी है, जैसे जब 1728 और 1729 ईस्वी के बीच बाजीराव प्रथम द्वारा मुगलों के साम्राज्य पे अधिकार के लिए आक्रमण किया जाता है, ठीक है। तो उस समय जो दक्कन का सूबेदार हुआ करता था निजामुल मुल्क या चिनखलीज खां, उसे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा आमंत्रित किया जाता है, ठीक है, बाजीराव प्रथम के साथ टक्कर के लिए, ठीक है। तो निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच 1728-29 ईस्वी में ही पालखेरा का युद्ध होता है, ठीक है। कौन सा युद्ध, पालखेरा का युद्ध होता है, जिसमें निजामुल मुल्क बुरी तरह से पराजित होता है और उसे शिवगांव की संधि के लिए बाध्य होना पड़ता है, ठीक। और उस शिवगांव की संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे कि मराठों द्वारा जितने भी क्षेत्र पे अधिकार किए गए थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम के आक्रमण के द्वारा, तो उन सभी क्षेत्रों को तभी वापस किया जाएगा, ठीक है, जब मराठों को दक्कन के प्रदेशों में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलने की आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। क्या शर्त था कि मेरे द्वारा, ठीक है, यानी मराठों के द्वारा जितने भी क्षेत्र पे अधिकार किए गए थे पालखेरा के युद्ध के समय में, तो उन क्षेत्रों को तभी वापस किया जाएगा, ठीक है, जबकि मराठों को उन दक्कन के प्रदेशों में चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूलने की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि पालखेरा के युद्ध के द्वारा बाजीराव प्रथम द्वारा मुगलों के एवं निजामुल मुल्क के बहुत सारे क्षेत्र पे अधिकार कर लिए गए थे, ठीक है। वह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यही कारण है कि जो निजामुल मुल्क या चिनखलीज खान है वह शिवगांव की संधि में यह मान लिया कि आप लोग मेरे क्षेत्र में आकर के चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
यानी इसके समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थे? 1727 ईस्वी का पालखेरा का युद्ध। कौन युद्ध? पालखेरा का युद्ध। ठीक है, यह जो पालखेरा का युद्ध है वह किनके किनके बीच लड़ा गया था? बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क। ठीक है, और इसी निजामुल मुल्क का ऑप्शनल नाम है चिंगलीज खां। ठीक है, इसे आप लोग उत्तर मुगल या मुगल साम्राज्य के पतन वाले वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छा से इसको डील किया गया है। ठीक है, जो पालखेरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क। ठीक है, तो इसमें जो है बाजीराव फर्स्ट जीत जाता है यानी विजय हो जाता है, जबकि निजामुल मुल्क इसमें पराजित हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे निजामुल मुल्क पराजित होता है पालखेरा के युद्ध में, तो इसे 1700 यहाँ से 28-29 लिख लीजिए। ठीक है, 1728-29। ठीक है, तो 1729 ईस्वी के शिवगांव की संधि के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, शिवगांव की संधि। ठीक है दोस्तों, यह देखिए शिवगांव की जो संधि है किनके किनके बीच हुई थी? यही बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य। ठीक है, और इस शिवगांव की संधि के द्वारा मराठों को यह अधिकार मिल गया कि वह दक्कन के प्रदेशों में जाकर के, ठीक है, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल सकते हैं। यानी यहाँ पे मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी, चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग फटाफट इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो बाजीराव फर्स्ट है, ठीक है, वह मुगलों के साम्राज्य में या जो दक्कन के प्रदेश हुआ करते थे जिस पे निजामुल मुल्क नवाबी करता था, ठीक है, उस पे किस प्रकार से मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, पालखेरा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इसका जो दूसरा मुगल साम्राज्य पे आक्रमण है, ठीक है, वह 1737 ईस्वी। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। दिल्ली पे आक्रमण किया जाता है। यह आक्रमण भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो वह 1737 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम के ही समय में, ठीक है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, परंतु यह जो आक्रमण था इसका सामना मुगलों को करना पड़ा, मराठों को नहीं। भारत पर आक्रमण। ओके दोस्तों, यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए 1740 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में 39 वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1740 ईस्वी में जिस समय बाजीराव प्रथम के 39 वर्ष की ही आयु रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
भले इसकी मृत्यु जो है बहुत ही कम दिनों में ही, बहुत ही कम वर्षों में ही, ठीक है, यानी बहुत ही अल्प आयु में ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, परंतु इसके द्वारा जो किए गए कार्य है वह बिल्कुल ही अस्मरणीय है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा कुल 40 युद्धों में विजय प्राप्त की गई थी, ठीक है। यह किसी भी मराठों के लिए या किसी भी मराठा पेशवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसके पहले यह इतिहास किसी दूसरे द्वारा नहीं दोहराया गया था, ठीक है, और न ही आने वाले समय में भी यह इतिहास किसी दूसरे मराठों द्वारा दोहराया गया, ठीक है। और यह डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं कि इसकी प्रेमिका का नाम था मस्तानी बाई, ठीक है दोस्तों, मस्तानी बाई, ठीक है दोस्तों। यह कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मूवी देख रखी होगी तो आप लोगों के मन में दौड़ रहा होगा कि मस्तानी की चर्चा इसमें नहीं की गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसकी जो प्रेमिका थी उसी का नाम है मस्तानी बाई, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक बाजीराव प्रथम के विषय में देखा। अब इसके बाद हम लोग अगले मराठा पेशवा को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, बहुत टाइम हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोग किसी भी प्रकार के डाउट में मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको मैं यहाँ पे नोट कराता चलूँगा। कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला मराठा पेशवा या तीसरा मराठा पेशवा कौन होता है? बालाजी बाजीराव, ठीक है। तीसरा मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। और इन्हीं का जो वास्तविक नाम है क्या रहता है? नाना साहब, नाना साहब, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह जो नाना साहब या बालाजी बाजीराव है, यह बाजीराव प्रथम के दत्तक पुत्र हुआ करते हैं। बाजीराव प्रथम के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने दत्तक पुत्र लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है गोद लिया गया पुत्र, ठीक है। यानी बालाजी जो बाजीराव था यह बाजीराव प्रथम का दत्तक पुत्र था, अर्थात यह बाजीराव प्रथम का गोद लिया गया पुत्र था, क्योंकि बाजीराव प्रथम का कोई अपना पुत्र नहीं था। यही कारण है कि यह एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम नाना साहब था, ठीक है। वही जब अगला मराठा पेशवा बनता है तो वह बालाजी बाजीराव के नाम से मराठा पेशवा बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो नाना साहब का शासन काल है वह 1740 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक रहता है, ओके। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह 1740 ईस्वी में मराठा पेशवा बनता है और इसका क्रम क्या था? तीसरा, ठीक है, यानी तीसरा मराठा पेशवा बनता है। कब बनता है? 1740 ईस्वी में, ठीक है। इसी के समय में, इसी के कार्यकाल में या शासन काल में जो साहू जी महाराज थे, ठीक है, साहू जी महाराज, जिसे अंतिम मराठा शासक भी कहा जाता है, साहू जी महाराज, उनकी मृत्यु हो जाती है। साहू जी महाराज की मृत्यु, ठीक है, कब होती है? 1749 ईस्वी में। यहीं पे लिख दे रहा हूं, 1749 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के ही काल में साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है, ओके दोस्तों। उसके बाद इनके समय की और भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण,
ठीक है, प्रथम एवं अंतिम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रथम एवं अंतिम आक्रमण। देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों, यह जो प्रथम आक्रमण था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का, यह 1748 ईस्वी में हुआ और जो अंतिम आक्रमण था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसी के द्वारा, इसी आक्रमण के द्वारा, ठीक है, यह जो बालाजी बाजीराव का पेशवाई काल है वह समाप्त हो जाता है। तो यही कारण है कि मैंने यहाँ पे प्रथम एवं अंतिम आक्रमण लिखा है। और ये जो दोनों आक्रमण है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का, वह किसके पेशवाई काल में हुए? तो बालाजी बाजीराव या नाना साहब के काल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, यह जब मराठा पेशवा हुआ करता था, ठीक है, यह जब मराठा पेशवा हुआ करता था, उसी समय 1757 ईस्वी में, ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में। प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, और यह प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो यह प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी गवर्नर, ठीक है, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके शासनकाल की या इनके कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जिससे आप सभी परिचित होंगे, ठीक है, उसके ही बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग इसे ध्यान से समझिए। यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, यह बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो कि उस समय का तत्कालीन मराठा पेशवा हुआ करता था, ठीक है, उसके मध्य और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक, अहमद शाह अब्दाली जो था, जब नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1739 ईस्वी में, ठीक है, उस समय अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद खां के नाम से जाना जाता था और वह नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था। जब नादिर शाह द्वारा यहाँ से करीब 70 करोड़ की लूटपाट की गई और यहाँ से तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को भारत से वापस या भारत से उठा करके ईरान ले गया गया, तो यह जो था यह अहमद शाह अब्दाली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। इससे अहमद शाह अब्दाली यह समझ चुका था कि भारत में अथाह संपत्ति है, ठीक है, वहाँ पे धन दौलत की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस समय नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया गया था भारत पे, उस समय उस जितने भी धन यहाँ से लूटे गए थे उन सभी पर मौज मस्ती किसने किया? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली जब शासक बना 1747 ईस्वी में, तो इसकी भी यही मंशा रही थी कि मेरे द्वारा भी भारत पे आक्रमण किया जाए और वहां से अथाह संपत्ति को लूट करके ईरान लाया जाए। ठीक है, और इसी उद्देश्य से वह भारत पे बार बार आक्रमण कर रहा था। इस क्रम में वह प्रथम आक्रमण जो है वह 1748 ईस्वी में किया था, जिस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था, मराठा शासक साहूजी महाराज थे। ठीक है, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। परंतु उसके जो प्रारंभिक आक्रमण थे वे तो सफल नहीं हुए। ठीक है, इस क्रम में वह करीब लगभग 8 आक्रमण कर चुका था भारत पे। ठीक है, परंतु जो उसके अंतिम आक्रमण थे 1761 ईस्वी का, ठीक है, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है, यह आक्रमण उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है दोस्तों, वह कैसे, उसे देखते हैं हम लोग। जब 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है, तो उस समय उसका सामना किसके द्वारा किया जाता है? मराठों के द्वारा। देखिए इसके पीछे इतिहास क्या है। हालांकि जब जो अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली था वह भारत पे आक्रमण किया, तो उसका सामना तो मुगलों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उन पे किसका अधिकार था? ठीक है, किनका राज्य था? तो मुगलों का था। परंतु यहाँ पे हुआ क्या था कि आखिर मराठों द्वारा उसका सामना करना पड़ा। ठीक है, और यह मराठों के लिए एक अभिशाप भी साबित हुआ। देखिए, चूंकि जो बाजीराव प्रथम थे, इन्होंने बार बार मुगलों पे अटैक किया। ठीक है, और इस अटैक के क्रम में उन्होंने मुगलों पे आधिपत्य किया, और जैसे ही आधिपत्य हुआ
मराठों को यह अधिकार था कि उस पर अपना साम्राज्य कायम कर सके, परंतु ऐसा नहीं किया। क्यों? ये जो बाजीराव प्रथम थे, ठीक है, जिन्हें मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को, जो बाजीराव प्रथम थे, यह नहीं चाहते थे कि हमें शासन प्रशासन में ज्यादा कोई कठिनाई हो और हमें उसमें ज्यादा अर्थ की खर्च करनी पड़े, यानी धन की खर्च करनी पड़े। ऐसा नहीं चाहते थे बाजीराव प्रथम। वे चाहते थे कि उसमें शासन प्रशासन कोई दूसरा ही करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस वहां से हमें धन आना चाहिए, ठीक है, यानी वहां से पैसे आने चाहिए कर के रूप में। और यही कारण है कि उन्होंने विजित प्रदेशों को भी जो पराजित शासक हुआ करते थे उन्हें सौंप दिया करते थे और बस उनसे एक ही शर्त मंजूर करवाते थे कि आप मुझे चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूलने की यहाँ स्वतंत्रता दे दीजिए, आपका जो क्षेत्र मैंने विजित किया है उसे मैं पुनः आपको वापस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन ही शर्तों पे बाजीराव प्रथम ने अधिकांश मुगल क्षेत्र को अपने अधीन कर दिया था, ठीक। और उन अधीन क्षेत्रों में जहां से मराठों द्वारा चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूले जाते थे, वे क्षेत्र जो कि पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ करते थे, उन पर भी मराठों का ही अधिकार हो गया था, ठीक है। यही कारण है कि जब अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है तो उन्हें मुगलों की बजाय मराठों से सामना करना पड़ता है, ठीक है। बल्लाजी जो बाजीराव थे, इनके समय तक जो मराठा शक्ति थी वह अपने चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है। परंतु यहां से देखिए किस प्रकार से इनकी शक्ति पे दाग लगती है। यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, यह बालाजी बाजीराव या नाना साहब, यह झांसी की रानी के समय वाले नाना साहब नहीं है, ठीक है, इस डाउट में मत रहिएगा आप लोग। और यहाँ पे बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, ठीक है, किन के बीच हुआ था? तो बालाजी बाजीराव, ठीक है, या नाना साहब तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी आते हैं जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वे बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने यदि किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो उसमें आप लोग इन पॉइंट को जरूर देखा होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उस समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। यही कारण है कि यह युद्ध बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के ही मध्य दिखाया जाता है। परंतु जो मराठों का नेतृत्व है वह बालाजी बाजीराव के ही छोटे भाई विश्वास राव द्वारा किया गया था। विश्वास राव, ठीक है, यानी बालाजी बाजीराव कहने के लिए बस मराठा पेशवा थे, ठीक है, परंतु जो मराठों का नेतृत्व है इस युद्ध में किसके द्वारा किया गया था? विश्वास राव के द्वारा, ठीक है। और जो मराठा सेनापति हुए थे, ठीक है, जो मराठा सेनापति हुआ करते थे उसमें मराठा सेनापति, उनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ, ओके दोस्तों। और उस समय जो मराठों का तोपची हुआ करता था, ठीक है, मराठा तोपची का मतलब होता है तोप चलाने वाला, ठीक है, वह इब्राहिम शाह गारदी हुआ करता था। इब्राहिम शाह गारदी, इब्राहिम खां गारदी, ठीक, यह हुआ करता था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। तो जो 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, वह बालाजी बाजीराव या नाना साहब तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। परंतु इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व विश्वास राव के द्वारा किया गया था और इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे एवं मराठा तोपची यानी मराठों के जो गुट था, ठीक है, उसमें तोप चालक कौन था? इब्राहिम खां गारदी, ठीक है दोस्तों। और पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव जो है वह पराजित हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो है वह विजयी होता है, ठीक है। और इस युद्ध के ही साथ
इस युद्ध के ही साथ मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मराठों की शक्ति थी, ठीक है, वह भारत में सबसे विशाल शक्ति थी और वही शक्ति यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित हो जाती है। ठीक है, तो यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी मराठों के लिए। ठीक है, और यहाँ से जो मराठों का आधिपत्य हुआ करता था, ठीक है, इनकी जो शक्ति हुआ करती थी, अब उन्हें भारत में ही चुनौती मिलने लगी और धीरे धीरे करके यह जो मराठा साम्राज्य है, ठीक है, वह धीरे धीरे पतन के कगार की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में इस बात को देखेंगे कि कैसे कैसे करके मराठा साम्राज्य जो है अपने पतन की कगार की ओर जाता है और कैसे कैसे करके जो मराठा पेशवा हुआ करते हैं वह अंग्रेजों के चंगुल में फंसते जाते हैं। उन सभी बातों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।